जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन बाद में आज चेहरा दिखा की क्लास हो रही है, बिल्कुल फेस टू फेस फुल कॉन्फिडेंस वाली क्लास आज वापस। ठीक है, तो हमारा वही थॉट चल रहा था और थॉट में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। हमने क्या क्या पढ़ लिया थॉट में, आप सभी को पता है कि हमने थॉट में क्या क्या पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया थॉट का, ग्रीक भूगोलवेता पढ़ लिया, फिर हमने रोमन पढ़ लिया, फिर हमने अरबी पढ़ लिया। ठीक है ना, यूनानी पढ़ लिया जिसको ग्रीक बोलते हैं, फिर रोमन पढ़ लिया और फिर अरबी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे भूगोल का पुनर्जागरण काल। अरबी भूगोलवेताओं से रिलेटेड जो टाइम पीरियड था वो मैंने कल आपको पढ़ा दिया था कि अरबी भूगोलवेताओं से रिलेटेड भी टाइम पीरियड था। तो मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था 3 टाइम पीरियड के बारे में। पहला टाइम पीरियड था 700 एडी से लेकर 850 एडी तक, दूसरा था 850 से लेकर 1000 एडी तक, और तीसरा था 1000 से लेकर 1400 एडी तक। आपको अपनी चाहने वाले की कसम है, जिसको आप सबसे ज़्यादा चाहते हो ना, प्यार करते हो ना, उसकी कसम है, चिटिंग तो करना नहीं है आपको। और आपको आंसर देना है कि इन तीनों को किस किस नाम से जाना जाता है। 700 एडी से 850 एडी तक के टाइम पीरियड को किस नाम से जानते हैं, 850 से लेकर 1000 तक के एडी को किस नाम से जानते हैं, 1000 से लेकर 1400 तक के एडी को किस नाम से जानते हैं। चिटिंग नहीं करना है, ईमानदारी से खुद को आंसर देना है, आपको खुद का टेस्ट करना है। ठीक है, अब भारत में पुनर्जागरण का काल बोलते हैं लगभग 1250 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक के काल को भारत में पुनर्जागरण या पुनरुत्थान का काल बोलते हैं। तो 1250 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है उसको भूगोल का पुनर्जागरण काल या भूगोल का पुनरुत्थान काल बोलते हैं। ठीक है, अतः इस युग का तथ्य अन्वेषण युग भी कहते हैं, फैक्ट फाइंडिंग एज भी बोलते हैं। तो जो पुनर्जागरण काल है भूगोल का, जो पुनर्जागरण काल है भूगोल का, जो पुनरुत्थान काल है, जो 1250 से लेकर 1700 ईस्वी तक था, जिसको अन्वेषण युग भी बोलते हैं, तथ्य अन्वेषण युग भी बोलते हैं, जिसको फैक्ट फाइंडिंग एज भी बोलते हैं। इस काल में नए नए मार्गों, द्वीपों, महाद्वीपों एवं प्रदेशों की खोज की गई थी। जो पुनर्जागरण काल है, जो फैक्ट फाइंडिंग एज है, इसमें नए नए मार्गों की खोज की गई थी, नए नए द्वीपों की खोज की गई थी और नए नए महाद्वीपों एवं प्रदेशों की खोज की गई थी। मतलब फैक्ट फाइंडिंग था, फैक्टों की खोज की गई थी बहुत सारे। अब फैक्ट क्या हो सकते हैं? फैक्ट हो सकता है नए मार्ग, नए द्वीप, नए महाद्वीप, नए प्रदेश, ये सारे क्या हो सकते हैं? फैक्ट हो सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं खोजों का काल, जो टाइम पीरियड है उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं मार्को पोलो के बारे में। देखो, पुनर्जागरण के काल में भी कुछ भूगोलवेता थे ना, 1250 से लेकर 1700 तक चला था। तो 1250 से लेकर 1700 के बीच में कुछ विद्वान फिर से पैदा हुए थे जिन्होंने कुछ ना कुछ काम किया था। भाई, इसको फैक्ट फाइंडिंग टाइम पीरियड बोल रहे हैं। तो फैक्ट फाइंडिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस टाइम पीरियड के ड्यूरेशन बहुत सारे फैक्टों को फाइंड किया गया था, बहुत सारे फैक्टों को खोजा गया था। तो फैक्टों को फाइंड करने का काम भी किसी के द्वारा किया गया था। ऐसे तो है नहीं कि चलो फैक्ट खुद ही फाइंड हो गई, किसी ने तो किया था ना वो काम। तो उन काम करने वालों के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले मार्को पोलो, ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। ठीक है, मार्को पोलो की किताब का नाम है ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, जिसमें उन्होंने अपनी यात्राओं का वर्णन किया था। ठीक है, अरब जगत का मार्को पोलो किसको कहते हैं बताओ? अरब जगत का मार्को पोलो किसको कहते हैं बताओ? पहला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के बुलाने पर भारत में कौन आया था? दूसरा क्वेश्चन, अल बरूनी के बुलाने पर भारत में कौन आया था? तीसरा क्वेश्चन, इब्न बतूता ने टोटल कितनी मील की यात्रा की थी? अल बरूनी ने अपनी जो यात्रा थी उसके दौरान जब वो भारत में आया था तो भारत में रहकर उसने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम क्या था? इब्न बतूता ने टोटल 75,000 मील की यात्रा की थी। तो जब उसने यात्रा की थी तो उस समस्त यात्रा का वर्णन उसने अपनी एक किताब में किया था, उस किताब का नाम बताना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। पुर्तगाली थे और इन्होंने उत्तरी अमेरिका की खोज की थी। टोलमी की गलती की वजह से यह भारत आने की बजाय नई दुनिया पहुंच गए थे। ठीक है ना भाई, क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या की थी? उत्तरी अमेरिका की खोज की। अब एक तरीके से
यदि टोल्मी की गलती ना होती, टोल्मी ने क्या बना दिया था, मैप बना दिया था, उस मैप को फॉलो करते हुए क्रिस्टोफर कोलंबस था, वो कहाँ पहुँच गया, अमेरिका पहुँच गया। वो पहुँचना कहाँ चाहता था, भारत चाहता था। टोल्मी ने मानचित्र बनाया जिसमें उसने भारत को भी इंडिकेट किया, और उस मानचित्र के थ्रू जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो भारत आना चाहते थे, लेकिन टोल्मी ने मैप गलत बना रखा था, जिसकी वजह से वो भारत नहीं पहुंच पाए बल्कि वो अमेरिका पहुंच गए और उन्होंने उत्तरी अमेरिका की खोज कर दी। 1500 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री अमेरिगो वेस्पूसी अटलांटिक महासागर को पार कर दक्षिण अमेरिका पहुंचा और उसके नाम पर ही नई दुनिया का नाम अमेरिका रखा गया। 1500 ईस्वी में एक पुर्तगाली यात्री था जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पूसी। अमेरिगो वेस्पूसी था जो अटलांटिक महासागर को पार करते हुए दक्षिण अमेरिका पहुंचा, और फिर इस अमेरिगो वेस्पूसी के नाम के आधार पर ही नई दुनिया का नाम अमेरिका रख दिया गया। वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक थे, कैप ऑफ गुड होप से होकर ये भारत पहुंचे थे। तो जो वास्को डी गामा था एक पुर्तगाली नाविक था जो कैप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत पहुंचा था। यह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। अब कालीकट बंदरगाह कहाँ पर है मैं नहीं बताऊंगा ये बात आपको खुद को थोड़ी चीज़ें आपको भी रिवाइज कैसे होंगी। कालीकट बंदरगाह कहाँ पर है भाई, जो वास्को डी गामा था पुर्तगाली नाविक था, कैप ऑफ गुड होप से होते हुए ये भारत आया था। भारत में ये सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। तो कालीकट बंदरगाह कहाँ पर है ये आपको बताना है। मैगलेन, फर्डिनेंड मैगलेन एक पुर्तगाली थे। 1520 ईस्वी में पश्चिम की ओर से नौ चालन कर एशिया पहुंचने वाला प्रथम यात्री था। फर्डिनेंड जो मैगलेन थे वो एक पुर्तगाली थे, और 1520 ईस्वी में पश्चिम की ओर से नौ चालन करते हुए एशिया पहुंचने वाले ये प्रथम यात्री थे। इसने विश्व के चक्कर लगाया था। मैगलेन ने क्या किया था, पूरे विश्व के चक्कर लगाया था। कैप्टन जेम्स कुक डच यात्री था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी। तो कैप्टन जेम्स कुक एक डच यात्री था जिसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी। कोपरनिकस पोलैंड के थे। कहाँ के थे, पोलैंड के थे। कोपरनिकस कहाँ के थे, पोलैंड के थे। ब्रह्मांड के सूर्य केंद्रीय विचार का प्रतिपादन किया था, ठीक है ना। ब्रह्मांड के सूर्य केंद्रीय विचार का प्रतिपादन किसने किया, कोपरनिकस ने किया था। कोपरनिकस कहाँ के थे अब आपको बताना है, मैंने अभी बता दिया आपको बताना है कोपरनिकस कहाँ के थे। ब्रह्मांड के सूर्य केंद्रीय विचार का प्रतिपादन किसने किया था, कोपरनिकस ने किया था। इन्होंने पहली बार बताया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि जितने भी ग्रह ना वो क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अब आप याद करो, एक और था ऐसा विद्वान जो हम पिछले 3 क्लासों में पढ़ चुके हैं उसके बारे में, जिसने सबसे पहले बताया था कि सूर्य पृथ्वी के ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी के सभी ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा एक ऐसा विद्वान भी था जिसने बताया था कि पृथ्वी क्या है, बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल स्थिर है। पृथ्वी सेंटर में स्थिर है और सभी के सभी ग्रह सूर्य सहित पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे हैं। ये 2 बात अलग अलग विद्वानों के द्वारा पहली बार बोली गई थी। तो आपको अब याद करना है, चिटिंग नहीं करना है, आपको याद करना है कि ये दोनों बातें सबसे पहले किसके द्वारा बोली गई थी, ठीक है। केपलर, इन्होंने सिद्ध किया कि ग्रहों का परिक्रमण पथ गोलाकार नहीं बल्कि मंडलाकार होता है। कौन थे, केपलर थे। केपलर ने बताया कि भाई साहब ये जो ग्रह ना इनका जो परिक्रमण पथ है, जिस पथ पर ये राउंड लगाते हैं, जिस पथ पर ये चक्कर लगाते हैं, वो गोलाकार नहीं है, वो एक गोले के आकार का नहीं है बल्कि वो एक मंडलाकार है, मतलब इलिप्टिकल साइज का है, इलिप्टिकल। तो केपलर ने सिद्ध किया कि ग्रहों का जो परिक्रमण पथ है वो गोलाकार नहीं है बल्कि वो इलिप्टिकल टाइप का है। इलिप्टिकल का मतलब होता है वो मंडलाकार है। तो कौन से विद्वान थे जिनका मानना था कि ग्रहों का जो परिक्रमण पथ है वो गोलाकार नहीं बल्कि इलिप्टिकल टाइप का है, मंडलाकार आकार का है, वो थे केपलर। न्यूटन महोदय ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। ग्राहम बेल, इन्होंने सबसे पहले विश्व का ग्लोब तैयार किया था। ग्राहम बेल ने विश्व का सबसे पहले ग्लोब तैयार किया था
और न्यूटन मोदी ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। अब हम बात करते हैं पुनर्जागरण काल में सेबेस्टियन मुनस्टर के बारे में। किसके बारे में? सेबेस्टियन मुनस्टर के बारे में। तो सेबेस्टियन मुनस्टर के बारे में बात की जाए तो सेबेस्टियन मुनस्टर थे, वो क्या थे? जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मन के थे। कहाँ के? जर्मन के। जर्मेनिया डिस्क्रिप्टी, मेपा, यूरोप और कोस्मोग्राफिया, 3 किताबें थी इनकी। पहले का नाम था कोस्मोग्राफिया, दूसरी का नाम था मेपा यूरोप और तीसरी का नाम था जर्मेनिया डिस्क्रिप्टी। तो जर्मेनिया डिस्क्रिप्टी है, मेपा यूरोप है और कोस्मोग्राफिया है। ये तीनों की तीनों किताबें किसकी थी? मुनस्टर की थी, जो कहाँ के थे? यूरोप के थे। अब ध्यान रखना, इस किताब को तो आप कभी मत भूलना, कोस्मोग्राफिया। कोस्मोग्राफिया मुनस्टर की थी, जो कि कहाँ के थे? जर्मन के थे। बाकी मेपा यूरोप, इसको भी याद कर लेना, और जर्मेनिया डिस्क्रिप्टिव चाहो तो याद कर लेना, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कोस्मोग्राफिया को कभी मत भूल जाना, पेपर में आ सकता है इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है किताब ये। पीटर एपियन। पीटर एपियन कौन थे? जर्मन के मानव भूगोलवेता थे। एस्ट्रोनॉमी और कार्टोग्राफी में काम किया था इन्होंने। जो एपिटियर जो एवियन थे, एवियन मोदे कौन थे? जर्मन के थे। कहाँ के थे? जर्मन के थे। इन्होंने एस्ट्रोनॉमी और कार्टोग्राफी में काम किया था। इनकी किताब का नाम है कोस्मोग्राफिया लीवर। तो एवियन मोदे की किताब का नाम था कोस्मोग्राफिया लीवर। इसमें इन्होंने एस्ट्रोनॉमी और नेविगेशन का अध्ययन किया था। तो जो एवियन मोदे थे, कहाँ के थे? जर्मन के थे। कौन थे? मानव भूगोलवेता थे। एस्ट्रोनॉमी व कार्टोग्राफी में इन्होंने काम किया था। कोस्मोग्राफिया लीवर इनकी किताब थी, जिसमें इन्होंने एस्ट्रोनॉमी और नेविगेशन का अध्ययन किया था। क्लूवेरियस। क्लूवेरियस कौन थे? जर्मन के थे। 17वीं शताब्दी के महान जर्मन भूगोलवेता थे। क्लूवेरियस जर्मन भूगोलवेता 17वीं शताब्दी के एक महान जर्मन भूगोलवेता थे। यूनिवर्सल ज्योग्राफी, इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी, दोनों की दोनों किसकी हैं? क्लूवेरियस मोदे की हैं। क्लूवेरियस मोदे की 2 किताबें, एक है यूनिवर्सल ज्योग्राफी, दूसरी है इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी। तो यूनिवर्सल ज्योग्राफी, इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी, दोनों किताबों को अच्छे से रट लो। किसकी हैं? क्लूवेरियस मोदे की हैं, जो कि 17वीं शताब्दी के महान जर्मन भूगोलवेता थे, जर्मन के थे। अब हम वोरेनियस मोदे के बारे में पढ़ें। 17वीं शताब्दी के महान जर्मन भूगोलवेता। ठीक है, अब देखो कहीं कहीं पर मैं शताब्दी का नाम भी लिख रहा हूँ। वो लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि 17वीं शताब्दी के महान जर्मन भूगोलवेता कौन है। ठीक है, एक यहाँ पर 18वीं शताब्दी के भूगोलवेता का नाम दे देगा, 2 जर्मन के अलावा भूगोलवेता का नाम दे देगा, और तीसरा दे देगा वोरेनियस। अब वोरेनियस में दोनों खासियत 17वीं शताब्दी के भी हैं और जर्मन के भी हैं। वोरेनियस तथा इमैनुअल कांट के काल को आधुनिक भूगोल विचारकों का चिर प्रतिष्ठित काल भी कहा जाता है। वोरेनियस और इमैनुअल कांट दोनों के काल को आधुनिक भूगोल विचारकों का चिर प्रतिष्ठित काल कहा जाता है। तो वोरेनियस और इमैनुअल कांट के जो काल है उसको आधुनिक भूगोल विचारकों का काल भी कहा जाता है, इसको चिर प्रतिष्ठित काल भी कहा जाता है। तो आधुनिक भूगोल विचारकों का काल बोल दो, चाहे चिर प्रतिष्ठित काल बोल दो, दोनों के दोनों किसके हैं? वोरेनियस और इमैनुअल कांट महोदय के हैं। इसके अलावा ज्योग्राफिया जनरलिस बहुत महत्वपूर्ण किताब है, रट लो भाई साहब, बहुत गजब की किताब है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया इस किताब से। तो जो ज्योग्राफिया जनरलिस नामक किताब है वो वोरेनियस मोदे की है, और वोरेनियस मोदे ने अपनी इसी किताब में सबसे पहले सामान्य भूगोल और विशेष भूगोल के द्वैतवाद को प्रारंभ किया था। सामान्य भूगोल और विशेष भूगोल के द्वैतवाद की शुरुआत कौन सी किताब में की गई थी? ज्योग्राफिया जनरलिस में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वोरेनियस मोदे के द्वारा की गई थी। प्रथम भूगोलवेता जिसने द्वैतवाद की शुरुआत की थी। ठीक है, ये पहले भूगोलवेता थे वोरेनियस मोदे, जिन्होंने ज्योग्राफिया जनरलिस नामक किताब लिखी थी। ये पहले भूगोलवेता थे जिन्होंने द्वैतवाद की शुरुआत की थी। क्या की थी? द्वैतवाद की शुरुआत की थी। और इन्होंने सबसे पहले भूगोल को 2 भागों में विभाजित किया था, एक सामान्य भूगोल, एक विशेष भूगोल। सामान्य भूगोल में इन्होंने
गणित और ब्रह्मांडीय पहलुओं का अध्ययन किया था और विशेष भूगोल में इन्होंने बौद्धिक तथा मानवीय पहलुओं का अध्ययन किया था। तो वोरेनियस मोदे ने ज्योग्राफिया जनरलिस नामक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने सामान्य और विशेष भूगोल के द्वैतवाद की शुरुआत की। पहले भूगोलवेता थे जिन्होंने सामान्य और विशेष भूगोल के द्वैतवाद की शुरुआत की थी। पहले विद्वान थे जिन्होंने द्वैतवाद का प्रारंभ किया था। इन्होंने सामान्य भूगोल और विशेष भूगोल दो भागों में डिवाइड किया ज्योग्राफी को। सामान्य भूगोल में इन्होंने गणितीय और ब्रह्मांडीय पहलुओं का अध्ययन किया और विशेष भूगोल में इन्होंने मानवीय और भौतिक पहलुओं का अध्ययन किया। अब देखो, सामान्य भूगोल विशेष भूगोल से संबंधित है और जो विशेष भूगोल है वो क्षेत्र विवरण भूगोल से संबंधित है। ठीक है, जो सामान्य भूगोल है वो विशेष भूगोल से संबंधित है और जो विशेष भूगोल है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो सामान्य भूगोल है वो विश्व भूगोल से संबंधित है और जो विशेष भूगोल है वो क्षेत्र विवरण भूगोल से संबंधित है। और इस सामान्य भूगोल को, जिसको विश्व भूगोल कह रहे हैं, इसी को क्रमबद्ध भूगोल भी कहते हैं। वहीं जो विशेष भूगोल है जिसको हम क्षेत्र विवरण भूगोल कहते हैं, इसको हम प्रादेशिक भूगोल भी कहते हैं। ठीक है, तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर। इन्हें क्रमबद्ध भूगोल का जनक भी कहा जाता है। अब बताओ, क्रमबद्ध भूगोल के जनक कौन है? रिपीट करो, वोरेनियस मोदे हैं। वोरेनियस मोदे क्रमबद्ध भूगोल के जनक हैं। क्रमबद्ध भूगोल का संबंध सामान्य भूगोल से है, सामान्य भूगोल का संबंध विश्व भूगोल से है। विश्व भूगोल, सामान्य भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल, ठीक है, इनका संबंध किससे है? कौन कौन से दो पहलुओं का इसमें संबंध बताया गया था? अरे भाई लोगों, ब्रह्मांड और गणितीय भूगोल का। यह पहला विद्वान था जिसने यह विचार प्रस्तुत किया था कि अधिकतम तापमान विषुवत रेखा पर नहीं बल्कि अयन रेखाओं के निकट उष्ण मरुस्थलों में पाया जाता है। पहला विद्वान था वोरेनियस मोदे, जिनका मानना था कि मैक्सिमम टेम्परेचर विषुवत रेखा पर नहीं होता बल्कि अयन रेखाओं के बीच में होता है। अब अयन रेखाएं क्या होती हैं? देखो भाई साहब, 23 डिग्री 23.5 डिग्री पर नॉर्थ में कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा है, बीच में विषुवत रेखा है। तो इन दोनों, ये क्या है? उत्तरी अयन रेखा है, ये क्या है? दक्षिणी अयन रेखा है। और इन दोनों अयन रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है, इसको हम क्या कहते हैं? अयन रेखीय क्षेत्र कहते हैं। ये क्षेत्र दोनों अयन रेखाओं से घिरा हुआ है, उत्तरी अयन रेखा और दक्षिणी अयन रेखा। और आपको पता होगा इस वाले क्षेत्र में कैसी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले बताया था कि मैक्सिमम टेम्परेचर विषुवत रेखा पर नहीं बल्कि अयन रेखाओं पर देखने को मिलता है। वोरेनियस ब्रह्मांड की सूर्य केंद्रीय अवधारणा को मानते थे। वोरेनियस मोदे थे जो ब्रह्मांड की सूर्य केंद्रीय अवधारणा को मानते थे कि मतलब जो ब्रह्मांड है उसके केंद्र में सूर्य है। वोरेनियस ने भूगोल को 3 भागों में विभाजित किया था। वोरेनियस मोदे ने भूगोल को 3 भागों में डिवाइड किया। पहला, निरपेक्ष या सार्वभौम भूगोल, इसमें संपूर्ण पृथ्वी, इसकी आकृति, आकार आदि का वर्णन किया था। वोरेनियस मोदे ने भूगोल को 3 भागों में डिवाइड किया। पहला, निरपेक्ष या सार्वभौम भूगोल, निरपेक्ष या सार्वभौम भूगोल, जिसमें उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी, पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी का आकार आदि का वर्णन किया। दूसरी आ जाती है सापेक्ष भूगोल, इसमें इन्होंने पृथ्वी का अन्य ग्रहों से संबंध का अध्ययन किया। और तीसरी आ जाती है तुलनात्मक भूगोल, जिसमें उन्होंने पृथ्वी का सामान्य वर्णन किया। तुलनात्मक भूगोल में पृथ्वी का सामान्य वर्णन किया गया। सापेक्षिक भूगोल में पृथ्वी का अन्य ग्रहों के साथ सापेक्षिक संबंध की बात की गई। और निरपेक्ष भूगोल में या सार्वभौम भूगोल में इन्होंने पृथ्वी की आकृति, आकार आदि का वर्णन किया। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं इमैनुअल कांट के बारे में। किसके बारे में? इमैनुअल कांट महोदय के बारे में। भाई रटते चलो। देखो, मैंने पीडीएफ सारी प्रोवाइड करवा रखी है। पहली कंडीशन, देखो, खुद के नोट्स हर टीचर प्रोवाइड नहीं करवाता कभी भी। खुद के हैंड रिटन नोट्स कोई भी टीचर नहीं देता। आप ट्राई कर लेना। देता भी है तो एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। ये मैंने सारे नोट्स एक साथ डाल दिए। अभी भी आप नहीं पढ़ो ना, फिर यार टीचर की गलती मत बता देना कि यार तुमने क्या नहीं किया। ये सब एक्सक्यूज बनेंगे फिर। ठीक है ना भाई? क्लासेस चल रही हैं, ऑलरेडी पीडीएफ है आपके पास। जो डिफ़िकल्ट पोर्शन है उसको मैं पहले कवर कर रहा हूँ। फिर आप तैयारी नहीं करोगे,
फिर तो खुद की गलती है ना, मेरी गलती थोड़ी ना होगी फिर। 26 तारीख को याद रख लेना आप, क्या होने वाला है आपके साथ। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है वो, धुआं मचा देगी, ठीक है ना। तो 26 तारीख को आपको ध्यान रखना है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का टेस्ट होगा, दिमाग में सेट रखना ये बात। इम्मैनुअल कांट 18वीं शताब्दी के अंतिम और सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक और भूगोलवेत्ता थे। इम्मैनुअल कांट क्या थे? 18वीं शताब्दी के अंतिम और सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक और भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। कांट का निबंध है डी इग्ने ऑन फायर। डी इग्ने ऑन फायर कांट का एक निबंध है। जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवंस, कांट की बुक का नाम है जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवंस, कांट की पुस्तक का नाम है। कांट ने भूगोल के लिए कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। कोरोग्राफिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? कांट ने किया था। किसके लिए? भूगोल के लिए। तो ज्योग्राफी के लिए कोरोग्राफिक शब्द का प्रयोग कांट के द्वारा किया गया था। और कोरोग्राफिक का अर्थ होता है क्षेत्र वर्णनीय, ठीक है। तो भूगोल के लिए कोरोग्राफिक शब्द का प्रयोग कांट के द्वारा किया गया था। कोरोग्राफिक का अर्थ होता है क्षेत्र विवरणीय, वर्णीय, क्षेत्र वर्णीय, क्षेत्र का वर्णन करना। हैटनर ने इसे कोरोग्राफिक शब्द को बदलकर कोरोलॉजिकल शब्द का प्रयोग किया था। देखो, दो गजब की बातें मैंने लिख दी, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। कांट महोदय ने कोरोग्राफिक शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। किसका? कोरोग्राफिक शब्द का प्रयोग किया भूगोल के लिए। हैटनर महोदय ने कोरोग्राफिक शब्द की जगह कोरोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। कोरोग्राफिक का मतलब होता है क्षेत्र विवरण, क्षेत्र का वर्णन करना। कोरोलॉजी का मतलब होता है जीव भू विस्तार, जीवों का जो भूगर्भिक विस्तार है, जीवों का जो भू विस्तार है, उसका वर्णन करना। कांट ने भौतिक भूगोल के बारे में कहा कि यह विषय प्रकृति की एक सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत करती है। कांट ने भौतिक भूगोल के लिए कहा था कि यह विषय प्रकृति की एक सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत करती है। किसने बोला था? कांट ने। किसके लिए? भौतिक भूगोल के लिए। तो कांट ने भौतिक भूगोल के बारे में कहा था कि यह विषय प्रकृति की एक सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत करती है। कांट एक सैद्धांतिक भूगोलवेत्ता थे, थ्योरेटिकल ज्योग्राफर थे। कांट कौन थे? एक थ्योरेटिकल ज्योग्राफर थे। कांट ने भौगोलिक यात्राएं नहीं की थी, जिसके कारण इन्हें आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता कहते हैं इसको, ठीक है। आर्म चेयर भूगोलवेत्ता कहते हैं इसको, आराम की कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहते हैं इसको, क्योंकि ये पूरी जिंदगी बैठ के निकाल दिया इन्होंने, बिल्कुल भी नहीं घूमा। काम तो बहुत किया था, लेकिन कुर्सी पर बैठे बैठे किया इन्होंने, घूमना पसंद नहीं था इनको, इसलिए इनको आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता भी कहते हैं। कांट के विचार से भूगोल विज्ञान की तुलना में एक वर्णनात्मक या टैक्सोनोमिक विषय है। कांट के विचार से भूगोल विज्ञान की एक तुलना में एक वर्णनात्मक, वर्गीकृत या टैक्सोनोमिक विषय है। कांट ने स्थान की अवधारणा को सापेक्ष कहा, जिसमें वस्तुओं के मध्य संबंधों की व्याख्या की। कांट ने स्थान की अवधारणा को सापेक्ष कहा, जिसमें वस्तुओं के मध्य संबंधों की व्याख्या की गई। अब हम पढ़ते हैं कुछ जर्मन भूगोलवेत्ताओं के बारे में। वर्तमान वैज्ञानिक भूगोल का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में जर्मन में हुआ था। वर्तमान में जो वैज्ञानिक भूगोल है, इसका प्रारंभ 19वीं शताब्दी में जर्मन में हुआ था। सबसे पहले हम बात करते हैं बुआचे महोदय के बारे में। तो देखो, सबसे पहली बात क्या है कि वैज्ञानिक भूगोल का प्रारंभ कौन सी शताब्दी में हुआ? 19वीं में। कहाँ से हुआ? जर्मन से हुआ। बुआचे जर्मन भूगोलवेत्ता थे। बुआचे कौन थे? एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। उसने भौगोलिक क्षेत्रों के वर्णनों में प्राकृतिक सीमाओं के प्रयोग का करने का समर्थन किया था। बुआचे एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे और इसने भौगोलिक क्षेत्रों के वर्णन में प्राकृतिक सीमाओं के प्रयोग करने का समर्थन किया था कि भाई आप भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन करने में प्राकृतिक सीमाओं का प्रयोग कर सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्रों के बजाय प्राकृतिक क्षेत्रों के आधार पर पृथ्वी तल का वर्णन करना शुद्ध भूगोल कहा जाता है, राइन ज्योग्राफी कहा जाता है। बुआचे का कहना था कि राजनीतिक क्षेत्रों के बजाय प्राकृतिक क्षेत्रों के आधार पर
पृथ्वी के तल का वर्णन करना शुद्ध भूगोल राइन ज्योग्राफी कहलाता है। शुद्ध भूगोल के प्रथम विचारक अथानासियस किरचर थे। ठीक है, तो शुद्ध भूगोल के प्रथम विचारक कौन थे? अथानासियस किरचर थे। अथानासियस किरचर थे। कौन? शुद्ध भूगोल के प्रथम विचारक थे। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेस्ट बंधु के बारे में, जिसको हम रिनहोल्ड फॉरेस्टर कहते हैं। प्रथम महान जर्मन विधि तंत्रीय भूगोलवेता थे, मैथेडोलॉजिकल भूगोलवेता था ये। ठीक है, तो फॉरेस्टर बंधु जिनको रिनहोल्ड फॉरेस्टर कहा जाता है, वो क्या था? एक मैथेडोलॉजिकल ज्योग्राफर था, एक जर्मन विधि तंत्रीय भूगोलवेता था। तो पहली बात, जो फॉरेस्टर बंधु था, जो रिनहोल्डर फॉरेस्टर था, वो क्या था? एक जर्मन भूगोलवेता था, जो कि एक विधि तंत्रीय भूगोलवेता था, एक मैथेडोलॉजिकल ज्योग्राफर था। गेटेरर, इन्होंने प्राकृतिक सीमाओं का प्रयोग करते हुए संसार को प्राकृतिक भागों में विभाजित किया था। गेटेरर, इन्होंने प्राकृतिक सीमाओं का प्रयोग करते हुए संसार को प्राकृतिक भागों में विभाजित किया था। तो गेटेरर महोदय ने प्राकृतिक सीमाओं का प्रयोग किया, साथ ही साथ इन्होंने प्राकृतिक सीमाओं का प्रयोग करते हुए संसार को प्राकृतिक भागों में विभाजित किया था। इसने संक्षिप्त भूगोल अब्रेसिस डेर ज्योग्राफी की रचना की थी। ठीक है, संक्षिप्त भूगोल को मत याद करो, लेकिन याद करो अब्रेसिस डेर ज्योग्राफी की रचना की। सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में प्राकृतिक क्षेत्रों का इन्होंने वर्णन किया था। उसके बाद हम बात करते हैं क्लूवेरियस, जर्मन भूगोलवेता थे, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ लिया क्लूवेरियस के बारे में। क्लूवेरियस ने 2 किताबें लिखी थी, दोनों का नाम याद करो। ठीक है, वोरेनियस की किताब कौन कौन सी थी याद करो, अब भी हमने पढ़ चुका। वोरेनियस भी एक जर्मन भूगोलवेता थे, क्लूवेरियस भी एक जर्मन भूगोलवेता थे, इमैनुअल कांट भी एक जर्मन भूगोलवेता थे। तो इमैनुअल कांट, वोरेनियस और क्लूवेरियस तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आता है हम्बोल्ट। कौन? हम्बोल्ट जर्मन भूगोलवेता थे। 90,000 किलोमीटर की यात्रा की थी इन्होंने। भाई साहब, इमैनुअल कांट ने 75,000 मील की यात्रा की थी, जबकि हम्बोल्ट महोदय जर्मन भूगोलवेता थे जिन्होंने 90,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। इनकी किताब, पहला हिंदी में मत याद करो, एशिया सेंट्रल, कॉस्मोस जिसको 5 खंडों में विभाजित किया गया, व्यूज ऑफ नेचर, जियोमेनाजिया, ध्यान रखना, जियोमेनाजिया, राइनलैंड बेसाल्ट। लेकिन इनकी ये जो 3 किताबें ना सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम्बोल्ट की पहली किताब एशिया सेंट्रल, दूसरी कॉस्मोस जिसको 5 खंडों में विभाजित किया गया, तीसरी व्यूज ऑफ नेचर, चौथी जियोमेनाजिया और 5वीं राइनलैंड बेसाल्ट। ये इनकी 5 अति महत्वपूर्ण किताब थी, किसकी? हम्बोल्ट महोदय की। और यहाँ से एक शब्द और बनेगा, कोस्मोग्राफी शब्द का, कोस्मोस और कोस्मोग्राफी 2 शब्द है। कोस्मोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ये आगे बनेगा क्वेश्चन में, बताऊंगा आपको कि कोस्मोस पुस्तक तो हम्बोल्ट ने लिखी, जिसको 5 भागों में विभाजित किया गया, लेकिन कोस्मोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था आगे बताऊंगा, इंतजार करो थोड़ा सा। इन्होंने प्रथम बार काल मापी का प्रयोग करके भूमि पर देशांतरों को निश्चित किया एवं वायुदाब मापी की सहायता से ऊंचाई निश्चित की। कांट ने क्या किया? पहली बार काल मापी का प्रयोग करके भूमि पर देशांतरों को निश्चित किया तथा वायुदाब मापी की सहायता से इन्होंने ऊंचाई निश्चित की। तो कांट ने पहली बार काल मापी का प्रयोग करके भूमि पर देशांतरों को निश्चित किया और वायुदाब मापी की सहायता से उन्होंने ऊंचाई को निश्चित किया। इन्होंने ओरोनिक और अमेजन नदी के प्रवाह क्षेत्रों की खोज की थी। ओरोनिक और अमेजन नदी की प्रवाह क्षेत्र की खोज किसने की थी? कांट महोदय ने। वोल्गा नदी को सबसे पहले मानचित्र पर किसने दिखाया था? आपको बताना है। वोल्गा नदी की सबसे पहले खोज किसने की थी? आपको बताना है। नील नदी के संबंध में कौन सा भूगोलवेता था जिसने सबसे ज्यादा नील नदी का अध्ययन किया था? नील नदी का सबसे ज्यादा अध्ययन किस भूगोलवेता ने किया था? नील नदी के डेल्टा का अध्ययन किस भूगोलवेता ने किया था? नील नदी का जो डेल्टा है उसका अध्ययन किस भूगोलवेता ने किया था? नील नदी का जो डेल्टा है वो किस देश के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है? नील नदी के डेल्टा पर कैसे मिट्टी देखने को मिलती है? ये सारी बातें किस भूगोलवेता ने बताई थी? आपको बताना है।
वोल्गा नदी के बारे में कौन से भूगोलवेत्ता ने बात की थी, नील नदी के बारे में कौन से भूगोलवेत्ता ने बात की थी, और ओरोनिको अमेजन नदी के प्रवाह क्षेत्र के बारे में कौन से भूगोलवेत्ता ने बात की है, सारी डिटेल से आपको बतानी है। इन्होंने वर्षा और वनों के बीच धनात्मक संबंध बताया था। कांट ने बताया था कि वर्षा बढ़ेगी वन बढ़ेंगे, वर्षा घटेगी वन घटेंगे। वर्षा तेज हुई वन तेज हो जाएंगे, वन सघन हो जाएंगे तेज बढ़ेंगे। वर्षा कम हुई वन बढ़ना बंद कर देंगे, वन कम होते जाएंगे। हमबोल्ट ने मनुष्य एवं वनस्पति पर ऊंचाई एवं तापमान के प्रभाव की वैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या की थी। हमबोल्ट ने मनुष्य एवं वनस्पति पर ऊंचाई एवं तापमान के प्रभाव की वैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या की थी। हमबोल्ट ने मनुष्य एवं वनस्पति पर ऊंचाई एवं तापमान के प्रभाव की वैज्ञानिक साइंटिफिक दृष्टि से व्याख्या की थी। कांट ने पेरू की ठंडी जलधारा की खोज की तथा इस जलधारा के तापमान एवं गति को मापा था। पेरू जलधारा से संबंध किसका है? बताओ, पेरू जलधारा की खोज किसने की थी? बताओ किसने की थी पेरू जलधारा की खोज? पेरू जलधारा का जो टेम्परेचर है, पेरू जलधारा की जो गति है, उसका अध्ययन किसने किया था? दो क्वेश्चन। पेरू कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। पता चल गया यहाँ से कि पेरू एक ठंडी जलधारा है। पेरू जलधारा की खोज किसने की? पेरू जलधारा का दूसरा नाम क्या है आपको बताना है। हमबोल्ट। हमबोल्ट जलधारा भी कहते हैं पेरू जलधारा को। क्यों कहते हैं? क्योंकि पेरू जलधारा की खोज हमबोल्ट ने की थी। पेरू जलधारा के टेम्परेचर और गति को अध्ययन किसने किया था कि पेरू जलधारा कितनी स्पीड से बहती है, पेरू जलधारा का टेम्परेचर क्या होता है, किसने मापा था? हमबोल्ट ने। इस्थमस के आर पार पनामा नहर बनाने का सुझाव, पनामा नहर बनाने का सबसे पहला सुझाव हमबोल्ट ने दिया था। पनामा नहर बनाने का सुझाव सबसे पहले हमबोल्ट ने दिया था। सर्वप्रथम समताप रेखाओं को प्रदर्शित करने वाले विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था? हमबोल्ट ने। सबसे पहले समताप रेखाओं को प्रदर्शित करने वाले विश्व मानचित्र का निर्माण हमबोल्ट ने किया था। समताप रेखाओं को अंग्रेजी में आइसोथर्म कहते हैं। तो समताप रेखाओं को प्रदर्शित करने वाले विश्व मानचित्र का निर्माण सबसे पहले हमबोल्ट ने किया था। साइबेरिया की तुषार भूमि की व्याख्या के लिए परमाफ्रॉस्ट शब्द का आविष्कार किसने किया था? परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? परमाफ्रॉस्ट क्या होता है भाई, इसके बारे में बता देता हूं मैं, पेपर में आ चुका है। परमाफ्रॉस्ट एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कई हजार करोड़ों वर्षों से बर्फ से ढका हुआ है, जहां पर केवल बर्फ ही बर्फ फैली हुई है बहुत लंबे समय से। तो एक धरातल का एक ऐसा क्षेत्र जो हजारों लाखों सालों से बर्फ से ढका हुआ है, जहाँ पर हमें धरातल देखने को नहीं मिलता, जहाँ पर हमें मिट्टी देखने को नहीं मिलती, उसको हम क्या कहते हैं? परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। तुषार भूमि की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट की संकल्पना बोल दो, परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग बोल दो, परमाफ्रॉस्ट की संकल्पना बोल दो, सबके सब किससे संबंधित है? हमबोल्ट से संबंधित है। हमबोल्ट ने लैटिन में भूगोल के लिए जियोमनाजिया शब्द का प्रयोग किया था, जिसे जर्मन में अर्धकुंडे और अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। हमबोल्ट ने क्या किया? भूगोल के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम था जियोमनाजिया। तो हमबोल्ट ने लैटिन में भूगोल के लिए जियोमनाजिया शब्द का प्रयोग किया था, जिसको जर्मन भाषा में अर्धकुंडे कहते हैं और अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। तो भूगोल हिंदी में कहते हैं। हमबोल्ट महोदय ने भूगोल के लिए लैटिन भाषा का जिमोनोजिया शब्द का प्रयोग किया। जिमोनोजिया को जर्मन में अर्धकुंडे कहते हैं और अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, सारी कहानी किससे संबंधित है? हमबोल्ट से संबंधित है। इस बुक में हमबोल्ट ने लिखा कि वनस्पति को भूगोल का अभिन्न अंग होना चाहिए। ठीक है, वनस्पति को भूगोल का अभिन्न अंग होना चाहिए। किससे संबंधित है? हमबोल्ट से संबंधित है। अर्धकुंडे पुस्तक में लिखी थी इन्होंने ये बात। हमबोल्ट द्वारा प्रतिपादित भौतिक भूगोल सामान्य भूगोल का ही दूसरा भूगोल नाम था। भौतिक भूगोल सामान्य भूगोल का ही दूसरा नाम। ठीक है, जो भौतिक भूगोल है ना, वही सामान्य भूगोल का एक दूसरा नाम है। किसने कहा था? हमबोल्ट ने कहा था। हमबोल्ट ने कहा था कि भौतिक भूगोल ही सामान्य भूगोल का दूसरा नाम है। कोसमोस में लिखा कि भौतिक भूगोल सामान्य भूगोल का एक दूसरा नाम है। हमबोल्ट ने अपनी किताब कोसमोस, जिसको 5 खंडों में विभाजित किया था, इस किताब में उन्होंने छाप दिया कि भौतिक भूगोल ही सामान्य भूगोल का दूसरा नाम है। भूगोल की विषय वस्तु पर विचार करते हुए हमबोल्ट ने एक शब्द
विश्व रचना कोस्मोग्राफी का प्रयोग किया था। मैंने बोला था ना कोस्मोग्राफी शब्द इंग्लिश का याद कर लो, विश्व रचना भी याद कर लो चाहो तो, बाकी कोस्मोग्राफी तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो कोस्मोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? हमबोल्ट ने किया था। कोस्मोग्राफी को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक होता है यूरेनोग्राफी जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं, और दूसरा है ज्योग्राफी जिसको हम भूगोल कहते हैं। ठीक है, तो कोस्मोग्राफी को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया। हमबोल्ट महोदय ने कोस्मोग्राफी को दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक यूरेनोग्राफी और दूसरा ज्योग्राफी। हमबोल्ट आगमन विधि में विश्वास करते थे, आगमन विधि के समर्थक थे, ये डिडक्टिव इंडिडक्टिव मेथड के समर्थक थे, आगमन विधि के समर्थक थे हमबोल्ट। हमबोल्ट का कथन था कि सभी प्रजातियों का उद्गम एक ही है एवं कोई भी प्रजाति श्रेष्ठ या हीन नहीं है। भाई सभी प्रजातियों का उद्गम स्थल एक ही है, कोई प्रजाति श्रेष्ठ नहीं है और कोई प्रजाति हीन नहीं है, कोई प्रजाति बड़ी नहीं है, कोई प्रजाति छोटी नहीं है, सारी प्रजातियों का उद्गम स्थल एक ही है। ये सारी बातें किसने बोली? हमबोल्ट ने। हमबोल्ट ने पृथ्वी को जैविक एवं अविभाज्य इकाई व्होल माना था। हमबोल्ट ने पृथ्वी को क्या माना? जैविक एवं अविभाज्य इकाई माना, मतलब होल माना। हमबोल्ट को आधुनिक भूगोल का संस्थापक भी कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का संस्थापक हमबोल्ट है। हमबोल्ट को वनस्पति भूगोल, मौसम भूगोल और आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। वनस्पति भूगोल, आधुनिक भूगोल और मौसम भूगोल का पिता कौन है? हमबोल्ट है। हमबोल्ट ने जलवायु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। जलवायु शब्द का सबसे पहले प्रयोग हमबोल्ट ने किया था। हमबोल्ट के अनुसार जलवायु विज्ञान का संबंध तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, पवन तथा दृश्यता में होने वाले परिवर्तन से है। हमबोल्ट ने जलवायु शब्द का प्रयोग किया था और हमबोल्ट के अनुसार जलवायु की जो परिभाषा है वो क्या है कि जलवायु विज्ञान का संबंध तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, पवन तथा दृश्यता में होने वाले परिवर्तन से है, जो उस क्षेत्र की दशाओं को निर्धारित करती है। हमबोल्ट को जलवायु भूगोल का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी भी कहा जाता है। हमबोल्ट ने बहुलता में एकता की संकल्पना, यूनिटी इन मल्टीपलसिटी या कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ मल्टीपलसिटी, इन इंग्लिश के शब्दों को याद कर लेना भाई साहब। यूनिटी इन मल्टीपलसिटी हमबोल्ट से संबंधित है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी मल्टीपलसिटी हमबोल्ट से संबंधित है। तो यूनिटी ऑफ मल्टीपलसिटी, यूनिटी ऑफ मल्टीपलसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी मल्टीपलसिटी हमबोल्ट से संबंधित है। हमबोल्ट के अनुसार भूगोल वर्णनात्मक विज्ञान है। हमबोल्ट के अनुसार भूगोल वर्णनात्मक विज्ञान है। हमबोल्ट ने यूनिटी ऑफ नेचर एंड कैजुअलिटी, प्रकृति की एकता एवं प्राकृतिक कारणताओं की अवधारणा दी थी। इंग्लिश में याद कर लो, हमबोल्ट ने यूनिटी ऑफ नेचर एंड कैजुअलिटी की संकल्पना दी थी। तो यूनिटी ऑफ नेचर एंड कैजुअलिटी की संकल्पना हमबोल्ट ने दी थी। हमबोल्ट ने भूगोल की 7 पक्षीय संकल्पना का प्रतिपादन किया था। भूगोल की 7 पक्षीय संकल्पना किसने दी थी? हमबोल्ट ने दी थी। हमबोल्ट प्रकृति की एकता में विश्वास करता था। यूनिटी ऑफ नेचर, प्रकृति की एकता में विश्वास हमबोल्ट करता था। हमबोल्ट ने भौगोलिक अध्ययन के लिए कुछ विधियाँ अपनाई थी। हमबोल्ट ने भौगोलिक अध्ययन के लिए कुछ विधियाँ अपनाई, जिसमें आनुभविक विधि है, क्रमबद्ध प्रणाली है, तुलनात्मक विधि है, कोरोग्राफिकल विधि है। ठीक है, तो ये 5 ऐसी विधियां हैं जिनको हमबोल्ट के द्वारा भौगोलिक अध्ययन के लिए अपनाया गया था। तो हमबोल्ट ने भौगोलिक अध्ययन के लिए आनुभविक विधि, क्रमबद्ध प्रणाली, तुलनात्मक विधि और कार्टोग्राफिकल विधि, इन चारों का प्रयोग किया था। भूगोल साहित्य में जलवायु विज्ञान शब्द के प्रथम प्रतिपादक थे। क्लाइमेटोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया था? हमबोल्ट ने किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हमबोल्ट कंप्लीट होता है। अब आता है रिटर। रिटर को हम पढ़ेंगे कल, आज नहीं पढ़ेंगे रिटर को, क्योंकि आज की क्लास लंबी हो गई, आप बोर हो गए होंगे। अब एक बार रिपीट कर दो इस क्लास को, अब भी तुरंत रिपीट कर दो। कल वाली क्लास में मैं हमबोल्ट राज जो भी पढ़ाऊँ ना, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करूँगा, गलत नहीं आना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।